हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं पार्ट 3। और आज हम लोग पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जैसे कि मालूम है कि 1878 में हर्ट्ज ने सक्सेसफुली एक एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि अगर किसी भी मेटलिक सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट होता है, सफिशिएंट एनर्जी का लाइट इंसिडेंट किया जाए, तो वो जो लाइट है उस मेटलिक सरफेस के अंदर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन उनको पकड़ के बाहर निकाल देता है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होते हैं उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एक्सपेरिमेंट के लगभग कई साल के बाद आइंस्टीन ने इसको मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो पहला पॉइंट ये हुआ, तो उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। पहली बात, और जब हम E इज इक्वल टू एन एच न्यू, तो जैसे हम लोग मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को यूज करते हैं तो हमको दो चीजों को मानना पड़ता है। पहली चीज पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, और सेकंड एटॉमिक लेवल में या माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या एमिशन होता है वो डिस्क्रीट पैटर्न पे होता है। तो दो चीजों को मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, लाइट को मानना पड़ेगा एज ए पार्टिकल, और सेकंड एनर्जी डिस्क्रीट पैटर्न पे होती है। डिस्क्रीट पैटर्न, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ई की वैल्यू रखते जाइए, इंटीजर 0 1 2 3 अप टू ऐसा करके रखेंगे तो एनर्जी की जो वैल्यूज आएंगे, ये आएगा 0 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू अप टू एन एच न्यू। तो स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का जब कोई भी एटम को हम एनर्जी देते हैं तो एब्जॉर्व करता है, फिर अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है, फिर जितनी एनर्जी एब्जॉर्व किया था उसको फोटोन के रूप में या लाइट के फॉर्म में उसको रेडिएट कर देता है। तो ये जो एटॉमिक डोमेन में या माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है वो डिस्क्रीट पैटर्न पे होता है। यानी कोई भी एटम एक डिस्क्रीट पैटर्न के वैल्यूज को या तो एब्जॉर्ब कर सकता है या तो फिर वो रेडिएट कर सकता है। कंटिन्यूस नहीं हो सकता, यानी कुछ भी मनमाने तरीके से एनर्जी को रेडिएट नहीं कर सकता। जबकि पुराना जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है या हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी में ये था कि एनर्जी के कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है। तो पहली बात ये क्या है कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, एनर्जी के कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। सबसे जो मिनिमम एनर्जी ये होती है, उसके बाद एनर्जी होती है, एनर्जी बंडल में 2 एच न्यू होगा, फिर 3 एच न्यू होगा, फिर अप टू ऐसे। इसके बीच के वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, यानी एच न्यू बाई 2, एच न्यू बाई 3, एच न्यू बाई 4, ये दीज आर नॉट अलाउड। तो ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था मॉडर्न फिजिक्स के लिए, और इसी से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आइंस्टीन ने सबसे पहले सक्सेसफुली मेरे ख्याल से 1900 शताब्दी के आसपास मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला निकाला था जिसका नाम था E इज इक्वल टू एच न्यू, एन एच न्यू। एन की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा इंटीजर फॉर्म में होती है। उसी को आइंस्टीन ने बेस मानकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो यहां पर दो बातें साबित हो गई कि लाइट पार्टिकल नेचर को बिहेव करता है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट को हमको पार्टिकल सपोज करना पड़ेगा, वेव सपोज करने से हम उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, माइक्रोस्कोपिक लेवल में किसी भी एटम से एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन, कोई भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड लेवल में जाकर फिर डी एक्साइट होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो डिस्क्रीट पैटर्न में होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। यानी एनर्जी को मनमाने तरीके से कोई भी एटम नहीं लेता, किसी भी ढर्रे से नहीं लेता, बल्कि एक डिस्क्रीट पैटर्न में लेता है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू और आपका मैक्स प्लैंक। तो ये हुआ। दूसरी बात क्या है कि जब हम इस लाइट को फोटोन बोलते हैं, फोटोन, लाइट का मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब क्या होगा? एनर्जी की जगह लिखेंगे
NH न्यू। तो दूसरी बात हम यही बोलेंगे, इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, NH न्यू। इसका रेस्ट मास कितना होगा, 0। इसका मूविंग मास कितना होगा, H न्यू अपॉन C स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये आपका होगा P इज इक्वल टू E अपॉन C, जहां E की जगह लिख सकते हो H न्यू अपॉन C। तो पहला जो उस एक्सपेरिमेंट को देखने का जो नजरिया था आइंस्टीन का, उसने सबसे पहले मैक्स प्लैंक के क्वांटम रेडिएशन फॉर्मूले को यूज किया और उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली इस फिनोमिनन को एक्सपेंड किया। तो ये बहुत बड़ी चीज थी और इसी को बेस मानकर मैं अभी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को निकाल के दिखाऊंगा। तो पहली चीज आपको स्टूडेंट क्लियर हो गई कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में या एटॉमिक डोमेन में एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रेडिएट होती है, तो एक डिस्क्रीट पैटर्न पे होती है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका मतलब यह हो कि द क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी का क्वांटाइजेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरी बात यह है कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट यह है कि हमको लाइट को फोटोन बोलना पड़ेगा। फोटोन बोलने का मतलब यह हुआ, या फिर आपको पार्टिकल नेचर सपोज करना पड़ेगा जिसका कुछ मास होता है, हालांकि उसका मास बहुत कम होता है, H न्यू अपॉन C स्क्वायर, ठीक है, H न्यू अपॉन C स्क्वायर, और रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का मोमेंटम E अपॉन C होता है और E की जगह H न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, C द स्पीड ऑफ द लाइट। तो पहली चीज ये थी। अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, वो क्या है मैं आपको इसके बाद बताता हूं। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, फाई नॉट। यहां पर जो फाई नॉट लिखा है इसका मतलब क्या है, फाई नॉट, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात किया था मैंने, आपको डेफिनेशन भी बताया था। वर्क फंक्शन होता क्या है, आपको मालूम है कि किसी भी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम से लूजली बाउंड होते हैं, टाइटली भी बाउंड हो सकते हैं, लूजली भी बाउंड हो सकते हैं, एकदम फ्री भी हो सकते हैं। फ्री का मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नंबर 1 में आपको क्लियर किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब किसी एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। तो हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी मेटलिक सरफेस है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द एटम, उस एटम के साथ लूजली बाउंड है। तो उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को उस मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है, तो मुझे एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वर्क फंक्शन की, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन, the minimum energy required to an electron to eject from the surface of metal is called the work function। यानी किसी भी मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से या एटम से लूजली बॉन्ड है उसको पकड़ के बाहर निकालना है। यानी इस मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका कोई इधर है कोई इधर है, तो उनको पकड़ के यहां तक लाना सरफेस तक, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करना है, यानी सरफेस तक निकले फिर उसके बाद वो दौड़ने लगे। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज नोन एज द वर्क फंक्शन।
तो मिनिमम कितनी एनर्जी दोगे कि उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर एमिट हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन होता है वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। किसी के लिए वर्क फंक्शन बहुत कम रहता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। जिसके लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा रहता है, थोड़ी भी एनर्जी सप्लाई कर दो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट होने लगते हैं। जिसका वर्क फंक्शन जो बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने के लिए। तो वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड होगा उस मेटल के वर्क फंक्शन से। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ? तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय द फाई नॉट। किसी बुक में W भी लिखा रहता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है। हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने माना। आइंस्टीन ने सबसे पहले क्या किया कि जो वेव नेचर को छोड़कर मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को यूज किया, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल में या एटॉमिक लेवल में एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन होता है वो डिस्क्रीट पैटर्न पे होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है। दूसरी चीज कि अगर आपको लाइट ना बोल के फोटोन बोलना पड़ेगा, फोटोन टर्म जैसे यूज होगा तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बात आएंगी। वो क्या क्या है, E = h न्यू, यानी उसका डेफिनेट मास होता है फोटोन का, उसका रेस्ट मास 0 होता है। उसके बाद ये वर्क फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि आइंस्टीन ने इन दो फैक्ट के बेसिस पे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को स्टैब्लिश करके दिखाया, और जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे उस एक्सपेरिमेंट से और आइंस्टीन के फार्मूले में काफ़ी समानता थी, पूरा वेरीफाइड हो गया। इसी काम के लिए 1905 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज से रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर जैसे कि मैंने बताया कि आइंस्टीन का सबसे बड़ा काम जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, जिसने क्लासिकल मैकेनिक्स या ओल्ड फिजिक्स में काफ़ी कुछ करेक्शन करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए हम लोग देखते हैं अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे बनता है। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इस लाइट को मैं फोटोन बोल रहा हूं। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया। हाँ, तीसरी बात यह है, 3 पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको प्रूव करूंगा। दूसरा पॉइंट यह वो वर्क फंक्शन हुआ, पहला तो वो E = h न्यू। तीसरा यह है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज elastic collision between one photon and one electron। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक फोटोन का एनर्जी बंडल ये है, ये किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और ये अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इसको सप्लाई कर देगा। यानी ये फोटोन, 1 फोटोन का 1 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन उस मेटल के अंदर अवेलेबल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, और फोटोन यहां पर पूरी तरह खत्म हो जाता है। फोटोन का वजूद खत्म होता है, एग्जिस्टेंस खत्म होता है, वो अपनी पूरी एनर्जी सप्लाई कर देता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन में। अब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होगा या नहीं होगा, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उस मेटल का वर्क फंक्शन उससे डिसाइड होगा, जिसके बारे में हमने आपको बात किया। तो 3 बातें हैं। पहली बात, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को यूज किया। उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में एनर्जी क्वांटाइज होता है, एनर्जी के कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। दूसरी चीज ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी मेटल पे लाइट फेंका जाए तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर एमिट हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो लाइट है या फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, और वो जो एनर्जी वो जो फोटोन है जिस मेटल पर इंसिडेंट हो रहे हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, इससे डिसाइड होगा। ये इक्वेशन में भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और तीसरी जो सबसे अहम बात यह है
कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देता है और फोटोन खत्म। फोटोन फिर स्कैटर्ड नहीं होता है। अब जो भी एनर्जी दिखेगी, फोटोन ने जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया था, अब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखेगी। इलेक्ट्रॉन या तो बाहर वर्क फंक्शन के रूप में दिखेगा या तो बाहर एमिट हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखेगा। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला ये अप्लाई होता है कि हमने जितनी भी एनर्जी सप्लाई की, यानी एक फोटोन ने जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया था, वो पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है। और इलेक्ट्रॉन फिर जाने क्या होगा, वो बाहर निकलना चाहता है कि वहीं रहना चाहता है, वो अलग मसला। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये तीन बातों के बेसिस पे अभी मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को निकाल के दिखाऊंगा। इतना इजी तरीके से निकाला गया है, लेकिन इतना इजी आज हमको लग रहा है क्योंकि आइंस्टीन ने हमको बता दिया है। लेकिन 1878 में इसी फिनोमिना को हम वेव नेचर के बेस पे करने की कोशिश कर रहे थे, उस जमाने के जो फिजिसिस्ट थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वेव नेचर के बेस पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। पहला तो इंटेंसिटी प्रॉब्लम आएगा, टाइम डिले प्रॉब्लम आएगा, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये। जैसी लाइट इंसिडेंट हुआ वैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हुए, तो इनके बीच में जो टाइम डिले नहीं होता है, और ये मेरे ख्याल से 10⁻⁸ या 10⁻⁹ सेकेंड के अंतराल में होता है। जबकि जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है, हाइगेंस वेव फ्रंट थ्योरी बोलता है कि जब हम लाइट को डालेंगे तो उसकी इंटेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट होने में, उसके वेव फ्रंट को डिस्ट्रीब्यूट होने में कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है 1 मिनट लगे, 1 सेकेंड लगे। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमको ये बताते हैं कि जैसी लाइट इंसिडेंट हुआ तुरंत एमिशन शुरू। तो देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन। यानी लाइट का पड़ना, उस मेटल पर गिरना और इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना, इसके बीच में कोई टाइम डिले नहीं होता। तो ये जो है, इस चीज को एक्सप्लेन हम क्या क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इस 3 फैक्ट के बेसिस पे अभी मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। अब चलिए, अब मैं इसका फॉर्मूला निकाल के बताता हूं। 3 पॉइंट्स हैं। पहला, एनर्जी द क्वांटाइज्ड, एनर्जी क्वांटाइज होती है। लाइट को हमको फोटोन सपोज करना पड़ेगा, यानी पार्टिकल नेचर का। फिर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी और जिस मेटल पर लाइट डाला जा रहा है, उस मेटल का वर्क फंक्शन, इससे डिसाइड होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल ऑकर और नॉट ऑकर। ठीक है, अब चलिए, यह है एनर्जी पार्ट 1। ये मैंने एनर्जी सप्लाई किया किसी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल के अंदर है। ये मैंने एनर्जी सप्लाई किया, इस एनर्जी को लिखूंगा E = hν। अब देखिए स्टूडेंट, कितना इजी इक्वेशन है, लेकिन सोचने का नजरिया कितना बेहतरीन है बड़ा, इसका डेरिवेशन बड़ा आसान है, लेकिन उस छोटी चीज को समझने में काफी समय लग गया। जिसको आइंस्टीन ने समझा, उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ये जो फोटोन है, हम एक फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटोन है जिसकी एनर्जी hν है, न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, इज द एनर्जी। अब ये जो एनर्जी इस मेटल के अंदर, ये इस लाइट को मैंने इस सरफेस पर इंसिडेंट किया, तो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको -e लिखा हूं, इसके अंदर है ये। अब ये क्या करेगा, लाइट, ये फोटोन पूरा का पूरा एनर्जी इसको सप्लाई कर देगा। फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को टोटल एनर्जी सप्लाई कर देगा, क्योंकि एनर्जी तो कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी है 2 फॉर्म में दिखाई देगा, 2
तो उसको लिख रहा हूं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंसिडेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is spent or consumed as the form of work function. पहली चीज ये, जो एनर्जेटिक फोटोन या लाइट उस मेटल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, उसके एनर्जी का 1 पार्ट उस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को पकड़कर बाहर निकालेगा, सरफेस के बाहर। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? वर्क फंक्शन। तो उसी चीज को मैं लिखा हूं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज स्पेंट और कंज्यूम्ड एज द फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन। तो पहला काम तो ये होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फाई, इट इज डिनोटेड बाय द फाई। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट किसमें कंज्यूम होगा? द रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट फोटोन, the rest part of the energy of the incident photon is spent giving kinetic energy of emitted electron. देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना सिंपल है। अगर आपको एग्जाम में आएगा एस्टैब्लिश द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो सिंपल सा है कि आइंस्टीन ने जो मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को बेस मानकर इसको एक्सप्लेन किया। तो इसको बेस मानकर किया मतलब इज इक्वल टू एच न्यू। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट रेडिएशन या फोटोन। इस फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में 2 टाइप से कंज्यूम होगी। पहला, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज स्पेंड और कंज्यूम्ड एज अ फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन। यानी इसका जो एनर्जी, इसके पास जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी का पहला पार्ट इस इलेक्ट्रॉन को पकड़कर यहां तक लेके आएगा। फिर अगर इसके पास कुछ एनर्जी बची हुई है तो वो एनर्जी कहां कंज्यूम होगी? एज अ द रेस्ट पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज स्पेंड गिविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। यानी दूसरा भाग किसमें कंज्यूम होगा? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च होगा। यानी वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को पूरा एनर्जी दे दिया, उस फोटोन के बाद इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकालता है और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? फिर यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा जो फोटोन था एच न्यू, ये टोटल एनर्जी किसको सप्लाई कर दिया? इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर निकालने के लिए। तो उसको बोलेंगे वर्क फंक्शन 5 प्लस इस फोटोन का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोटोन का पहला पार्ट किसमें कंज्यूम हो रहा है? वर्क फंक्शन में। और जो अगर फोटोन के बाद थोड़ी बहुत एनर्जी और है तो इलेक्ट्रॉन को ही दे रहा है, वो किसमें? एज ए काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द सम ऑफ द वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। बस खत्म हो गया। तो एच न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा हाफ mv² भी लिख सकता हूं मैं। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको कुछ चीजें डिफाइन करना, जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि जो ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस मेटल के ऊपर,
इस लाइट की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो, कि मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का लाइट इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन केवल यहां से यहां तक आ जाए लेकिन बाहर नहीं जा पाए, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन 1 में हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब बहुत सिंपल है कि फाई नॉट की वैल्यू निकालना, फाई की वैल्यू निकालना है। हम मान रहे हैं कि क्यू, तो जैसे कि आपको मालूम वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको लिखा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर, मैंने अभी लिखा था ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल विथ जीरो वेलोसिटी। तो उसको लिख देता हूं मैं, द मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, द मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन eject या comes out, eject from the surface of metal with zero velocity। बस ये बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, यानी हम उसको उतनी ही एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं जिससे ये सरफेस के बाहर आ जाए, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज द जीरो। तो स्टूडेंट पहले देखिए सिंपल मैंने क्या बताया कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन। ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को पूरी एनर्जी सप्लाई करता है। तो ये जो फोटोन की एनर्जी दो फॉर्म में दिखाई देगी। नंबर 1 द फर्स्ट फॉर्म इज द वर्क फंक्शन एंड सेकंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज स्पेंड इन गिविंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। यानी पहला पार्ट वर्क फंक्शन में कंज्यूम होगा और सेकंड जो बचा कुचा एनर्जी वो किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में चला जाएगा। तो अगर हम एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल से चले तो जितनी एनर्जी है वो दो फॉर्म में दिखाई दे रहा है। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द सम ऑफ द वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये एच न्यू लिखा हूं 5 + हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। जो इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो रहे हैं उसका मास m है, स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। अब यहां पर हम लोग एक बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उसको कितनी मिनिमम एनर्जी सप्लाई करें कि उससे वो बाहर तो निकल जाए लेकिन उसकी स्पीड जीरो होना चाहिए, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी दैट मीन्स पूरी की पूरी एनर्जी कहां कंज्यूम हो गई, द होल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन। यानी जो फोटोन के पास उतनी एनर्जी बची है कि वो बाहर निकाल सकता है, लेकिन बाहर निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए फोटोन के पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो दिस मिनिमम एनर्जी, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये डेफिनेशन पर ध्यान दिया जाए इसके बाउंड्री कंडीशन के लिए। द मिनिमम एनर्जी ऑफ द मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल विथ जीरो वेलोसिटी। तो इसी बाउंड्री कंडीशन को हम लोग यहां पर रख देंगे तो स्टूडेंट हमारा जो है फाई की वैल्यू आ जाएगी, वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या है, तो न्यू इज न्यू नॉट, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को कितना रखे, जो इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर रहा हूं और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की ओर ले जा रहा हूं। इस फ्रीक्वेंसी पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो सरफेस के बाहर आ रहे हैं लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज द जीरो। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। यानी फाई की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये बाउंड्री कंडीशन लगा दिया, यानी मैं इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं कि वो इस मेटल के बाहर आ गया लेकिन बाहर आके मूव नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन बोलेंगे स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
या कभी कभी इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बस इस बाउंड्री कंडीशन को रख दीजिए तो आपका आ गया आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जाएगा। देखिए कितना इजी है, एच न्यू आ गया, एच न्यू, न्यू बाउंड्री कंडीशन, न्यू की जगह ये कहां क्यों जा रहा है, ये न्यू की वैल्यू को कहां तक ले जा रहा हूं, न्यू नॉट तक, तो फाइव एज इट इज रहेगा। जब मैं इस वैल्यू तक ले गया तो जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो रहे थे उनकी स्पीड क्या हो गई, जीरो, तो यहां पर आप जीरो रख दीजिए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो फाइव आ गया एच न्यू नॉट। तो इस तरीके से किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? यानी किसी भी मेटल को मिनिमम कितनी एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी की कितनी एनर्जी को सप्लाई कर दिया जाए कि वो उसका जो टोटल द होल एनर्जी ऑफ द फोटोन इज कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ द वर्क फंक्शन। अब फोटोन के पास कुछ भी एनर्जी नहीं बचता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सरफेस के बाहर तो आएंगे लेकिन वो उनकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड जीरो होगी। इस बाउंड्री कंडीशन को लगाने के बाद जो आपका इक्वेशन बनेगा उसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर हो स्टूडेंट? चलिए उसको भी लिख के दिखा देते हैं। तो अब हमारे पास जो स्टूडेंट फाइनल जो आंसर आया वो क्या है, देखिए फाइनल जो आंसर आया वो क्या है, फाइनल आंसर आ गया एच न्यू, ये था फाइव नॉट प्लस एच काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो अब हाफ एम बी स्क्वायर, जब जरूरत होगा लिख लेंगे। अब ये फाइव नॉट की वैल्यू मैंने निकाल लिया एच न्यू और एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो यानी इस सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और आपको मालूम है कि एच प्लैंक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में होती है। आपको मालूम होगा एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो एच को कॉमन ले लिया जाए स्टूडेंट तो न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहां पर न्यू क्या है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और फोटोन, जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, माइनस न्यू नॉट है। न्यू नॉट क्या है मैंने बताया, न्यू नॉट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ और थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या नहीं होगी, जो भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इट इज टोटली डिपेंड बिटवीन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यानी इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है E माइनस फाइव नॉट, E इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और फाइव नॉट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये आपका आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हुआ। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजों का इस्तेमाल किया। एक तो उन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम रेडिएशन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। उन्होंने माना कि क्वांटम लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर एनर्जी डिस्क्रीट लेवल में होती है, डिस्क्रीट पैटर्न पे होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। हाँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल में या डेली लाइफ में एनर्जी हमको कंटिन्यूअस दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो एनर्जी होता है डिस्क्रीट होता है। यानी एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा तो डिस्क्रीट पैटर्न में होगा, यानी कुछ भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा या कुछ भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएट करेगा तो मैक्स प्लैंक के क्वांटम रेडिएशन फॉर्मूले के अनुसार ही करेगा। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट का मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो है इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके आगे का चीज और बताता हूं मैं आपको।
तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो स्टडी किया है आपको क्लियर हो गया कि हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को वो एच न्यू द फ्रीक्वेंसी, ये फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, पहला फार्मूला ये हुआ। ठीक है, अब मैंने फाई नॉट की वैल्यू निकाला बाउंड्री कंडीशन से, ये एच न्यू नॉट। इसको अगर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखोगे तो उसको भी लिख सकते हो, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि हमको मालूम है कि लाइट की स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है। तो सी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है इन वैक्यूम, अगर नॉट करोगे तो ये भी नॉट हो जाएगा। न्यू नॉट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लेमडा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ, तो लेमडा नॉट इज कैन बी रिटर्न एज न्यू लेमडा। तो देन द वर्क फंक्शन कैन बी रिटर्न एज इन फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, तो ये होगा एच, हियर न्यू नॉट इज द सी अप, सॉरी ये आपका न्यू नॉट होगा, हाँ न्यू नॉट इज द लेमडा नॉट, तो ये होगा एच न्यू नॉट की जगह सी अपॉन लेमडा नॉट। तो वर्क फंक्शन को अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, अगर उसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखोगे तो उसको एच सी अपॉन लेमडा नॉट, ठीक से लिख देता हूँ लेमडा नॉट। सी स्पीड ऑफ द लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट आपको मालूम है यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट का होगा। खैर, तो ये हुआ स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने निकाल के दिखाया है। अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी है, अब यहां पर चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अब इसको रख दीजिए आप, तो ये होगा एच न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट की जगह आप फ्रीक्वेंसी में रखिए एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी डिसाइड होगा एच न्यू माइनस इन दोनों के डिफरेंस है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटर इलेक्ट्रॉन इज द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट उस मेटल पर इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी एनर्जी कितनी है और मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, इन दोनों के डिफरेंस से उस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिसाइड होगी। क्लियर? अब चलिए स्टूडेंट एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, यहां पर जरूरत पड़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या स्टूडेंट, देखिए ये मान लीजिए कैथोड है और ये एनोड, ये लाइट मैंने यहां पर इंसिडेंट किया, मैंने एच न्यू नॉट एच न्यू, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, इसकी कुछ स्पीड होगी तो उसको लिख रहा हूं हाफ mv²। इस प्लेट को अगर पॉजिटिव रखता हूं तो यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है वो सभी दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द प्लेट ए। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लेट ए की ओर मूव करेंगे। अगर प्लेट ए को या पॉजिटिवली चार्ज रखता हूं मैं, उसके पॉजिटिविटी को मेंटेन रख रहा हूं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसमें अभी टर्म जोड़ना है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? अब मैं इसके प्लेट ए के पोटेंशियल को रिवर्स कर रहा हूं, मैं नेगेटिव दे रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है प्लेट ए पर और इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स लॉ, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे थे वो अब पीछे रिवर्स होंगे, ठीक है। तो इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², और मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो जो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे थे ये जाते जाते ये यहां पर आके स्टॉप हो गए या तो रिवर्स हो गए, इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी मेटलिक सरफेस से बाहर एमिट हो रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के बजाय उनको रेपल किया जाए, तो उसके लिए एक ऐसे प्लेट को यूज करेंगे जिसमें नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। तो नेगेटिव पोटेंशियल से जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, उस काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा प्लेट ए पर, और वो वर्क डन कैसे करूंगा मैं बैटरी के थ्रू, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ द वर्क डन, तो ये जो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल ऑफ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, और ये अमाउंट ऑफ द वर्क डन जो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, Q इंटू वी, यानी कितना वर्क डन करना पड़ेगा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, चार्ज E है,
और इस बैटरी को मैंने कितना नेगेटिव पोटेंशियल दिया, मिनिमम V नॉट। तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह रोकने के लिए या प्लेट ए की ओर पूरी तरह आने से रोकने के लिए मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल दोगे कि उस नेगेटिव पोटेंशियल को देने से द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप, रुक जाता है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्लेट ए की ओर आए थे, मैंने उसको रिवर्स पैटर्न में यानी उस पर नेगेटिव पोटेंशियल देकर उसको पीछे धकेल दिया फोर्स ऑफ रिपल्शन के थ्रू, तो उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो देन द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट ए एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। यानी किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्लेट ए, जिसको मैंने ए सपोज किया है, उसका नाम मैंने ए दिया है, उसको मैं मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल दूं कि उस पोटेंशियल पर वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वो स्टॉप हो जाए। तो उस मिनिमम पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट मीन्स ई वी नॉट, ई द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी द पोटेंशियल, एंड दिस विल द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और हाफ mv स्क्वायर। तो फाइनली स्टूडेंट अब इसको पूरे को फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम लोग इस टर्म्स में लिखेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहेंगे। तो एक फाइनल इक्वेशन लिख के बताता हूं। अगर आपसे बनता है तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब चलिए लास्ट में जो भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में जो भी हमने लिखा उसको लिख देते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो स्टूडेंट आपको समझ आया न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या कभी कभी इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये रिलेटेड है वर्क फंक्शन फाई नॉट इज द h न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इक्वल टू होगा फाई नॉट अपॉन h इज द प्लैंक कांस्टेंट। और ये क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट या फोटोन, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए k इक्वल टू होगा h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी के लिखने के बजाय हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन लेमडा। तो यहाँ लिखेंगे, फिर c, फिर न्यू नॉट लिखते हैं तो लेमडा नॉट होगा। यानी इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो उसका वेवलेंथ भी चेंज होगा, लेकिन प्रोडक्ट इज द कांस्टेंट। तो ये अब मैं लिखूंगा न्यू नॉट, तो होगा c अपॉन लेमडा नॉट। तो अब काइनेटिक एनर्जी को मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा, अब काइनेटिक एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म्स में लिख रहा हूँ। k द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल ऑफ द सरफेस h। तो ये हो गया न्यू की जगह c अपॉन लेमडा माइनस c अपॉन लेमडा नॉट। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर c कॉमन निकालो, c 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, और इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा hc, और ये इधर जाएगा लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नॉट। यहाँ लेमडा नॉट क्या लिख लीजिए स्टूडेंट, लेमडा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या फिर बोल सकते हैं अपन कट ऑफ वेवलेंथ। और मैंने बताया कि अब हम काइनेटिक एनर्जी की स्टॉपिंग पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। तो k इक्वल टू होगा हाफ mv स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से कैसे कनेक्ट होता है, ev नॉट। तो स्टूडेंट अब हम लोग फाइनली जो लिखना चाहेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, यह आपका खत्म। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूं मैं, ये हाफ mv स्क्वायर, यानी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनका जो रेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर k मैक्सिमम के बीच में होता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ये जो होगा ये h न्यू माइनस न्यू नॉट, या
सॉरी ये हम लिखेंगे और जो काइनेटिक एनर्जी को इससे कनेक्ट कर देंगे EV0। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्स स्क्वायर, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां लिख लीजिए V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड आते हैं। तो न्यू नॉट, फाई नॉट, वर्क फंक्शन, ये है वर्क फंक्शन एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड lambda नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कट ऑफ वेवलेंथ एंड न्यू नॉट इज द स्टॉपिंग V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए अब एक साथ सबको लिख देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला एक साथ बता देते हैं कि अब आपको एक साथ जब भी चीज की जरूरत पड़ेगी आप एक साथ लिख सकते हैं इसको। अब देखिए अब यहां पर जो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी लिखिए हाफ mv मैक्स स्क्वायर लिखिए और ये कनेक्टेड होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल से और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद लिखिए h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड न्यू नॉट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। और ये आपका हो जाएगा hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो ये पूरा इक्वेशन हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन का, ये पूरा हो गया। तो अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में आता है, अब देखिए इससे कितने टाइप के न्यूमेरिकल, अगर वेलोसिटी और इसके बीच में रिलेशन तो यो यूज करोगे, और आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द गिवन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया 5 वोल्ट दिया है और आपसे पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आधे सेकंड में भी 1 सेकंड 2-3 सेकंड बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यानी इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट किया है। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है EV0, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड V0 कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो दैट इज द 5 वोल्ट। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, तो ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक किसी भी इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह स्टॉप करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप करने के लिए उसके एनोड को हम 5 वोल्ट देते हैं, -5 वोल्ट देते हैं। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो क्लियर है कि EV0 लिखेंगे, नॉट की जगह क्या लिखेंगे 5 वोल्ट लिख दो, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, इसी को याद करना है जिससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ। बस इतना अगर आपको याद करना है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर था, हमने आपको बेसिक चीजें बताया कि आइंस्टीन ने किस बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को स्टैब्लिश किया और उसी के बेसिस से फोटो इलेक्ट्रिक लॉज बने कि काइनेटिक एनर्जी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।